सर कैसी की रिकॉर्डिंग ऑन है? कर दूँ? नहीं ऑन है। अच्छा तन्वी, सुगेश, वंश, वंशिका, युवराज, अभी ठीक है बस हो ही रहा कोई आएगा तो ठीक है भाई मतलब उसको भी आता सर पड़ा कहाँ से इतने ओके टेलीस्कोप हमने किया था। टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या निकली थी? माइनस एफ नॉट बाई एफ ए। माइनस क्या बता रहा है? इन्वर्टेड इमेज है और एफ नॉट ज़्यादा होना चाहिए, एफ ई ज़्यादा होना चाहिए। एफ नॉट ज़्यादा होना चाहिए तभी मैग्नीफिकेशन मिलेगी। और टोटल लेंथ क्या आ रही थी? एफ नॉट प्लस एफ ई, जिसको रफली आप एफ नॉट भी बोल सकते हो बिकॉज एफ ई इज वेरी लेस। ये था टेलीस्कोप में। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। पहले जैसी है, बिल्कुल पहले जैसी है, बस एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है। देयर इज दिस ऑब्जेक्टिव, यस, जो जिस पर पैरेलल रेज आती हैं तो एक जगह पर वो इमेज बनाता है। उस जगह को क्या कहते हैं? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। सही है ना? ओके अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आगे हमने एक कोरेक्टिव लेंस लगाया होता है। यहाँ पर आगे हमने एक कोरेक्टिव लेंस लगाया होता है, ये वाला। जिसके लिए ये डिस्टेंस क्या है? 2f। 2fc, C स्टैंड्स फॉर कोरेक्टिव लेंस। पहले वाला ऑब्जेक्टिव लेंस था, दूसरे वाला कौन सा है? कोरेक्टिव लेंस। अब कोरेक्टिव मतलब क्या है? 2f पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर इमेज बना देता है, उसकी इन्वर्ट कर देता है। लेकिन
पहले वाले ने इन्वर्टेड इमेज बनाई, दूसरे वाले ने क्या किया, इन्वर्ट को फिर से इन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया वो इरेक्ट हो गया। बस ये डिफरेंस है। बीच में एक ऐसे वाला लेंस लगा दिया हमने जिसने 2f की इमेज 2f पर बना दी, दिस इज 2f, दिस इज ऑल्सो 2f, 2f कोरेक्टिव। कितनी फोकल लेंथ है मैटर नहीं करता, इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है -1, इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है -1। इसने सेम साइज की इमेज बस सीधी कर दी है, पहले इन्वर्टेड थी, उसने इन्वर्टेड को फिर से इन्वर्ट कर दिया, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, सोचो ना, इमेज डिस्टेंस क्या है इसके लिए 2f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 2f, एक +2f है, एक -2f है, v/u क्या निकलेगा -1, v/u क्या निकलेगा -1, सही है ना। तो इसकी मैग्नीफिकेशन -1 है, इसने बस इन्वर्टेड को इन्वर्ट दोबारा कर दिया ताकि इमेज सीधी बन जाए, और उसके बाद वही केस है। आगे एक छोटा सा आई पीस है, छोटी सी फोकल लेंथ का आई पीस है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जब ऑब्जेक्ट आई पीस पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर, सही है। तो इससे क्या हुआ, एक -1 मैग्नीफिकेशन एक्स्ट्रा आ गई है, -1 मैग्नीफिकेशन। पहले मैग्नीफिकेशन क्या थी, पहले मैग्नीफिकेशन क्या थी -f0/fe, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी +f0/fe। Now these type of telescopes are used in, for example, गन में मुझे सीधी इमेज चाहिए ना सामने, इन्वर्टेड इमेज थोड़ी चाहिए गन के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मुझे सीधी इमेज चाहिए, तभी कुछ निशाना वगैरह लगाने के लिए कुछ सेंस बनेगा ना, बोलो क्लियर है, ओके। मून मुझे उल्टा भी दिखेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मून का नीचे वाला क्रेटर मुझे ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला नीचे दिख रहा है, वो हो सकता है मैं उसको इमेज को कंप्यूटर में डाल के फिर सीधा कर लूँ, ओके। वो मुझे उल्टा भी दिखेगा, गैलेक्सीज मुझे उल्टी भी दिखेंगी, तो शायद मैं उसको इंटरप्रेट कर लूँगा। लेकिन जो अभी मुझे सीधी इमेज देखनी है, जो मुझे कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं करनी, टेलीस्कोप के थ्रू ही देखना है, दूरबीन वगैरह में मुझे सीधी इमेज चाहिए, तो उसमें एक कोरेक्टिव लेंस लगा होता है जिसका काम क्या होता है, उल्टी इमेज को सीधा करना। बोलो समझ में आ गया। जो दूरबीन वगैरह होती है उसमें हमें सीधी इमेज चाहिए ना, समझ में आ गया, ओके। व्हाट विल बी टोटल मैग्नीफिकेशन इन दिस केस, व्हाट विल बी टोटल मैग्नीफिकेशन इन दिस केस, f0/fe। बीच में जो लेंस है उसने बस माइनस हटा दिया, उसने सिर्फ माइनस हटा दिया। अगेन f0 मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन fe, ओके। टोटल लेंथ क्या बन गई इस बार, f0 प्लस fe प्लस 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ कोरेक्टिव लेंस, ये ऐड हो गया साथ में। बोलो क्लियर हो गया, नोट कर लो। सीधी इमेज सर जहाँ पर सर पहली इमेज बनेगी सर, वो दूसरे की सर अपना आर होगा, ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, नहीं सर जहाँ पर बनेगी, हाँ आर नहीं बोलते 2f बोलते हैं। सर मतलब पोजीशन तो आ रही 2f। अरे यार अच्छा, मिरर्स नहीं होता, ठीक है, आर नहीं है वो 2f है, यस मिरर्स में होता है 2f = r, लेंसेज में नहीं होता ना। यस। -1 जो मैग्नीफिकेशन बोली है वो मैंने कोरेक्टिव लेंस की बोली है। कितने लेंस आ रहे हैं इसमें, 3 लेंस हैं, सही है। ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर था, इमेज भी इन्फिनिटी पर है, तो मुझे ये बताओ इसमें मैग्नीफिकेशन डिफाइंड है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिफाइंड है?
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वो छोटा सा एंगल बना रहा था, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज इज एट ऑल्सो एट इन्फिनिटी, लेकिन वो ज़्यादा एंगल बना रही है। बोलो बोलो। जितना ऑब्जेक्टिव का साइज होगा उतना आईपीस का साइज होगा। ना ना ना, इसमें जनरली टेलीस्कोप में उल्टा होता है। टेलीस्कोप अगर देखोगे कभी दूरबीन वगैरह ऐसी दिखती है, आईपीस छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लार्ज। मैंने लिखवाया भी था वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव लार्ज होना चाहिए टुगेदर टू कलेक्ट मोर नंबर ऑफ रेज, मोर नंबर ऑफ रेज। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हो सके उतना बेटर। लिखा था ना हमने उसमें, यस सर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत लार्ज होना चाहिए, आईपीस तो बस अपने नॉर्मल ग्लासेस के साइज़ का होना चाहिए, ताकि अपने यहाँ पर फेस पर फिट बैठ सके वो। नोट कर लिए सबने? नो सर। ये सारी चीज़ें मेंस में हैं, एडवांस में है नहीं। ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। रे ऑप्टिक्स के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए। किसी का कुछ भी पेंडिंग है इस वीक में, जल्दी जल्दी उसको कर दो। अब इस वीक फिर भी आपका शायद रिलैक्स, कितने कितने डेज क्लासेस के लिए? 4 डेज। थोड़ा सा फिर भी रिलैक्सड है। नेक्स्ट वीक थोड़ी सी और स्पेस बढ़ जाएगी, तो इस वीक जो टाइम बच रहा है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टाइम बचेगा तो PYQs भी अभी ही इसके साथ ही कर लेना रे ऑप्टिक्स के, ठीक है, जितने हो सके। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। NCERT का टॉपिक है। NCERT का टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अभी जितने भी टेलीस्कोप मॉडर्न डे टेलीस्कोप्स हैं वो सारे रिफ्लेक्टिंग हैं। क्यों? यस, मिरर्स पे चलते हैं। क्यों? बता देता हूँ। इसमें बड़ा सारा ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियसली, और वो मिरर होगा। ऑब्जेक्टिव मिरर बहुत लार्ज होगा, लार्ज एपर्चर का होगा, ताकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ रेज को कलेक्ट कर सके। ओके, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से रेज आएंगी। ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगा उनको? कॉनकेव मिरर कहाँ पर कन्वर्ज करते हैं उनको? कहाँ पर कन्वर्ज करते हैं उनको? फोकस पर। ओके ना, इसकी कोशिश है कि ये फोकस पर मीट कर जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उधर से देखेंगे, एक तो छोटी सी इमेज बनेगी, एक उधर भी सामने बैठ के देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी अपना काम चैलेंज क्या है? एक तो इसको इमेज को लार्ज करना है और इधर से देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और लेंस लगा दूंगा। दिस वॉज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सही है। दिस मच लेंथ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस मच लेंथ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या किया, एक और यहाँ पर लेंस लगा दिया। किस कलर से शो करें? पिंक कलर से, इस कलर से शो कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके, इसे कहते हैं आईपीस। अब आईपीस कैसा रखा हमने? सच दैट इसका फोकस भी यहाँ पर है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एग्जैक्टली यहीं पर है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ओके, उस केस में क्या होगा? रेज उसके फोकस की तरफ आ रही है। जब रेज फोकस ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आती हैं तो उन्हें डाइवर्ज कर देता है। कैसे डाइवर्ज कर देता है? पैरेलल।
जब उसके फोकस पर रेज आती है तो वो कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। बोलो समझ में आ गया क्या? ओके, तो इधर हम थोड़े से एरिया में से यहाँ से गायब करके मिरर को छोटी सी होल करके सेंटर में सामने बैठ के उसको देखेंगे ऐसे। बोलो समझ में आ गया? फाइनली रेज यहाँ से आ रही है आई पीस से। आई पीस दूर है, ऑब्जेक्टिव आइज के नज़दीक है, आई पीस दूर है। आइज में रेज जहाँ से आ रही है दैट इज़ आई पीस। ऑब्जेक्ट की रेज जिस पर हिट कर रही थी दैट वाज ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि आइज के जो पास है वो आई पीस है और ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव है। रेज किस पर हिट कर रही हैं? ऑब्जेक्ट की रेज किस पर हिट कर रही हैं? ऑब्जेक्टिव पर। आइज में रेज कहाँ से आ रही हैं? आई पीस से। इसमें उल्टा हो गया बिकॉज ऑब्जेक्टिव आंखों के पास आ गया है, आई पीस दूर चला गया है। समझ में आ गया नाम ऑब्जेक्टिव और आई पीस क्यों है? यस सर। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट की रेज इस पर आकर हिट कर रही है ऑब्जेक्टिव पर, और आई पीस मतलब आईज में रेज आई पीस से आ रही हैं। मैग्नीफिकेशन इसमें भी सेम ही है, एफ नॉट बाई एफ ई माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। पहले वाला कॉनकेव मिरर याद है, जब फोकस पर इमेज बनाता है तो इन्वर्टेड होती है, और दूसरे वाले ने इरेक्ट ही इमेज बनाई। पहले वाले ने इन्वर्ट किया, दूसरे ने इन्वर्ट को दोबारा इन्वर्ट नहीं किया, तो वो इन्वर्टेड ही रह गई। माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। बोलो क्लियर हो गया? इनके बीच में गैप कितना है? ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में गैप कितना है? दिस मच लेंथ इज एफ नॉट। ये क्या है? ये हाँ, दिस मच लेंथ इज एफ नॉट, दिस मच लेंथ इज एफ ई। तो इनके बीच में गैप कितना है? इफेक्टिवली इतना ही टेलीस्कोप है। इफेक्टिवली टेलीस्कोप तो इतना ही। आगे पाइप और बढ़ानी है तो इंक्रीज कर दो, नहीं में इंक्रीज करनी। इफेक्टिवली लेंथ तो यही है टेलीस्कोप की। दोनों मिरर्स के बीच में लेंस डिफरेंस कितना है? एफ नॉट माइनस एफ ई। जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके ना एनसीईआरटी में एडवांटेजेस पूछते हैं कि भाई लेंस को हटा, ये लेंस नहीं है, पहले वाला लेंस नहीं है, वैसे पाइप का मुंह बनाया था मैंने, दैट इज नॉट एनी लेंस। नोट कर लिया? ऑब्जेक्टिव मिरर कैसा है? कॉनकेव। और आईपीस कैसा है? कॉन्वेक्स। इसके अलावा भी केसेस है, जैसे आपको डायग्राम दिखेगा आप समझ जाओगे। मैग्नीफिकेशन जनरली सब में एफ नॉट बाई एफ ई ही होगा। एफ नॉट बाई एफ ई जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज इन्फिनिटी पर है, मैग्नीफिकेशन ये होगी एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है, लेंथ चेंज हो सकती है। नोट कर लिया?
कौन रह गया? स्कूल के एग्जाम्स किस किस के पेंडिंग हैं? कब किस किस डे है? इस दिन लेक्चर मिस होगा, कल एक मिस होगा बस, तेरा भी कल एक मिस होगा बस, ठीक। बाकियों के कैसे हुए एग्ज़ाम्स? किस किस ने दिए हैं एग्ज़ाम्स स्कूल में अभी? कैसे हुए भाई? तेरे भी, तेरे रुद्र। और गर्ल्स में किसी ने नहीं दिया पेपर? नोट कर लिया? ओके। नाउ इसकी एडवांटेजेस पूछी जाती है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या हमारे पास पहले भी तो टेलीस्कोप था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अभी हमने रिफ्लेक्टिंग वाला क्यों यूज़ करना शुरू कर दिया? इससे क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला, आपको पता है मिरर में और लेंस में दोनों में स्फेरिकल कर्वेचर होता है, स्फेरिकल एब्रेशन होता है। स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करने के लिए मिरर को और लेंस को स्फेरिकल नहीं रखना होता, मिरर को पैराबोलिक बनाना होता है और लेंस को भी कुछ अलग शेप देना होता है। लेंस की शेप आई गेस हाइपरबोलिक होती है। ओके, याद है कि स्फेरिकल एब्रेशन होता है, उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे से उसको अप्रोच करना होता है, सही है। तो उसके लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी लेंस की। अगर आप हाइपरबोलिक शेप ऑफ लेंस बनाना चाहते हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओके, एलिप्स होता है शायद लेंस, सोचना पड़ेगा लेंस कैसा होता है, बट मिरर तो पक्का पैराबोलिक होता है, याद है ना। स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करने के लिए हमें उसको उसके सरफेस को स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत, क्योंकि छोटे छोटे लेंस तो है नहीं कि छोटा सा लेंस था चलो बना दिया ना, हमें चाहिए 10-10 मीटर रेडियस के लेंस। टेलीस्कोप जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं उनमें 1-1 मीटर रेडियस का, 2-2 मीटर रेडियस के लेंस बनाने हैं। इतने बड़े बड़े लेंस मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है। बड़े बड़े मिरर तो मैन्युफैक्चर हो ही जाते हैं। ओके, मिरर को पैराबोलिक मैन्युफैक्चर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल शेप में लेंस को मैन्युफैक्चर करना। पहली प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बोलो समझ में आ गए? ओके, इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग of mirrors is easier than manufacturing lenses। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, spherical aberration of mirrors can be removed easier as compared to lens। स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने के लिए मुझे उसको स्पेशल शेप में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जो कि मिरर्स में आसान है, लेंस में मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ प्रोसेस का इजी मुश्किल बोल रहा हूँ, महंगा तो है ही लेंस को मैन्युफैक्चर करना। इकोनॉमिकली अगर देखूंगा वो तो है ही, अलग फैक्टर है। लेंसेज आर एक्सपेंसिव, देन मिरर्स। चार पांच एडवांटेजेस लिख दोगे एनसीईआरटी में, बहुत है, समझ लोगे तो याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस और वो इजी होना, मुश्किल होना, प्लस सस्ता महंगा भी। टेलीस्कोप जो लेंसेज वाला वो महंगा बहुत पड़ जाएगा, बिकॉज लेंसेज मैन्युफैक्चर करने बहुत महंगे हैं बड़े बड़े। मिरर काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू लेंस। एक प्रॉब्लम समझ में आ गई, दूसरी समझो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी? लेंस सेम है, मैग्नीफिकेशन सेम है और एक्यूरेसी इनफैक्ट इसकी ज़्यादा होगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर आते हैं। आपको पता है प्रिज्म में सबसे ज़्यादा बेंडिंग कौन करता है? कौन सा कलर बेंड करता है सबसे ज़्यादा? कौन सा बेंड करता है? वॉयलेट कलर। पिंक से शो करता हूँ, वॉयलेट। बात को समझना, वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंड करता है।
और सबसे कम बेंड कौन सा करता है? रेड कलर। सबसे कम बेंड रेड करता है। आई कौन सी लाइट थी? वाइट लाइट आई थी। सिलेक्ट हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा? ओके, वाइट लाइट में से वॉयलेट ज़्यादा बेंड हो गया और रेड कम बेंड हो गया। ये प्रिज्म की बात याद है ना? अगर मैं लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लेंस के जो कॉर्नर्स हैं वो प्रिज्म ही तो हैं। लेंस के जो कॉर्नर है वो प्रिज्म ही तो है। कॉर्नर पर स्पेशली जो रे हिट कर रही है उसमें ऐसी डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरे लेंस में तो हो ही रहा है बट कॉर्नर्स में से ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे ये बताओ फोकल लेंथ किस कलर की सबसे ज़्यादा है? फोकल लेंथ किस कलर की ज़्यादा है? कैसी सेम है बच्चे? इन्फिनिटी से रेज आई, फोकस पर मीट करनी थी। पहले ही कौन मीट कर गई? सबसे पहले कौन सी मीट कर गई? वॉयलेट। फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इतना सही है। रेड की फोकल लेंथ ज़्यादा है। डिफरेंट कलर्स अलग अलग जगह पर जाकर कन्वर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा कन्वर्ज कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पर वॉयलेट। फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट सबसे कम है। फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एंड फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम। मतलब पावर किसके लिए मैक्सिमम है? वॉयलेट की पावर सबसे ज़्यादा है। फोकल लेंथ ही आगे पीछे शिफ्ट हो गई। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रोमैटिक, कलर से रिलेटेड क्रोमैटिक एब्रेशन। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन। ये किस में रिमूव करना, किस में होती है क्रोमैटिक एब्रेशन? क्रोमैटिक एब्रेशन किस में होती है? लेंसेज में होती है, मिरर्स में होती नहीं। मिरर्स में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होती, उसमें किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से पास ही नहीं करना होता। अगर लेंस के सामने लगी भी होती है तो वो ग्लास स्लैब होती है। ठीक है, ओके। प्रिज्म वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पर, एंगुलर कुछ बन ही नहीं रहा वहाँ पर। तो वहाँ पर क्रोमैटिक एब्रेशन है ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो रही। यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको रिमूव करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। प्रिज्म में याद है हमने किया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मुझे डेविएशन भी करवानी है, डिस्पर्शन भी नहीं होने देनी। यहाँ पर कलर्स को स्प्लिट भी नहीं होने देना और कलर्स को थोड़ा थोड़ा बेंड भी करना है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। इसको रिमूव करने के लिए मुझे 2 उल्टे प्रिज्म लगाने पड़ेंगे, फिर उनकी कंडीशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि जगह जगह पर डिस्पर्शन इज कैंसिलिंग आउट ईच अदर, डेविएशन नेट कुछ बच रही हो, डिजायर्ड जितनी भी मुझे चाहिए। ओके, दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। ओके, इसीलिए जो कैमरास के लेंस होते हैं इतने महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं कैमरा के जो लेंस होते हैं प्रोफेशनल कैमरास के, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम क्रोमैटिक एब्रेशन। इसको रिमूव करने के लिए फिल्म लगानी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। ओके, मिरर्स में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या? ओके, सो हियर आई एम सेइंग क्रोमैटिक एब्रेशन सिर्फ कन्वेक्स लेंस के लिए कनकेव दोनों में है। तो उसमें प्रिज्म तो बन नहीं रहा, कनकेव में क्यों नहीं बनेगा? कॉर्नर्स तो बन रहे हैं ना उसमें। अच्छा ये ओके, डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं तो प्रिज्म वाला इफेक्ट तो है ही। मतलब बेसिकली है क्या, ज़्यादा बेंड कौन सी करेगी? वॉयलेट ज़्यादा बेंड कर जाएगी, रेड कम बेंड करेगी। समझ में आ गया? प्रॉब्लम आ रही है ना उसमें भी। रेड वाला सबसे कम, रेड वाले की नहीं, सॉरी, रेड वाला कम बेंड कर, रेड वाले की फोकल लेंथ ज़्यादा है, वॉयलेट वाले की फोकल लेंथ कम। प्रॉब्लम हर जगह पर है लेंसेज के केस में। मिरर्स में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आसान हो गया काम। Chromatic aberration of lenses is very difficult to remove. There is no chromatic aberration in mirrors. There is no chromatic aberration in mirrors. तो सारा प्रोसेस जितना महंगा पड़ रहा है मिरर्स में वो प्रॉब्लम ही नहीं है। मिरर्स में वो प्रॉब्लम है ही नहीं।
जो इधर इतना एक्सपेंसिव काम करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मिरर्स में वो प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट जल्दी नोट कर लो, या फिर एक बार पॉज करो, पॉज सुनो। अब क्या है, जो लेंस है चश्मे का ही लेंस समझ लो, उसको होल्ड करने के लिए कहाँ पे सपोर्ट देनी पड़ती है? नहीं, इस फ्रेम में कहाँ पर सपोर्ट देनी पड़ती है उसको? एजेस पर। सिर्फ एज पर सपोर्ट दे सकते हैं। मिरर को कहाँ पर सपोर्ट दे सकते हैं? पूरे बैक सरफेस पर। ओके, तो मिरर का जो मिरर को होल्ड करने के लिए जो फ्रेम है वो बहुत इजीली बन जाएगा, बिकॉज मिरर को थ्रू आउट हमने सपोर्ट देनी है पीछे। लेंस को सिर्फ कॉर्नर पे सपोर्ट देनी है। इतना बड़ा लेंस है, दो मीटर का उसका रेडियस है। इतने बड़े लेंस को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेम बनाना पड़ेगा बहुत हैवी बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वहाँ पर अगेन प्रॉब्लम आ रही है लेंस को सपोर्ट करने के लिए। मिरर को पूरी बैक पर सपोर्ट दे सकते हैं, तो चाहे दीवार पे चिपका दो उसको, तो एक मतलब बड़ी सारी शीट लो, उस पर चिपका दो, और जो भी उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं यहाँ पर, ये हमें तो बेसिकली एक सपोर्ट यहाँ पर देनी होगी, एक सपोर्ट यहाँ पर देनी होगी स्ट्रॉन्ग सी पूरी, और पाइप सा बनाकर एक सपोर्ट यहाँ पर हल्की सी देनी होगी, कैसे ना कैसे यहाँ पर पाइप से लगाकर यहाँ पर इसको सपोर्ट देनी होगी। ओके, लेंसेज में मुझे ये वाला फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग चाहिए जिसमें ये लेंस फिट करना है, और ये वाला फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ये सारा फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। बोलो, क्लियर हो गया? लेंसेज को सपोर्ट मिलती है सिर्फ एजेस पर। लेंस कैन बी सपोर्टेड बाय इट्स फ्रेम ओनली एट एजेस, but mirror can be supported throughout its back. तो जनरली प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हैं कि भाई महंगा बहुत पड़ रहा है लेंस, और 2-3 प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम स्पेशली कलर से रिलेटेड है और एक प्रॉब्लम स्फेरिकल एब्रेशन से रिलेटेड है। नोट कर लिया? ओके, इसके अलावा एनसीईआरटी को रीड कर लेना बच्चे। रेनबोज रीड कर लेना, ठीक है? प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, पढ़ लेना, उसमें समझ आ जाएगा आपको। फिर जो भी नेचुरल फिनोमिना है, मिराज वगैरह है, पढ़ लेना इसको। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। रीडिंग कर लेना बस एनसीईआरटी की। मिराज आपने देखा होगा कई बार समर्स में रोड पे ऐसा लगता है पानी है, बट नज़दीक जाके देखते हैं तो पानी होता नहीं है। वो TIR हो रहा होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का ही वापस एटमॉस्फेरिक लाइट वापस नीचे से घूमकर वापस आ रही होती है ना। पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे कुछ नेचुरल फिनोमेना, इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, और 1-2 लाइन में पूछा भी जा सकता है कि इसके बिहाइंड फिनोमिना क्या है, इसके बिहाइंड फिनोमिना क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्कैटरिंग बता भी देता हूँ क्या होता है। जल्दी से बताओ, नोट कर लिया क्या? ओके, आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? ब्लू ज़्यादा सर वो रिफ्लेक्ट
वेवलेंथ ब्लू तो ना फर्स्ट आता है ना लास्ट आता है वेवलेंथ के टर्म्स में। स्कैटर फर्स्ट तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा किसकी है? रेड की। तो ब्लू तो ना तो इधर से फर्स्ट है ना उधर से फर्स्ट है, तो फिर स्काई का कलर ब्लू क्यों है? स्कैटर ज़्यादा करता तो है उससे ज़्यादा तो वॉयलेट करता होगा, वो सर वॉयलेट इंडिगो भी करते होंगे। हाँ सही है, आंसर तो सही है, बट सोचो ना ब्लू, हमें आसमान ब्लू दिख रहा है, बट ब्लू से भी ज़्यादा स्कैटर तो फिर वॉयलेट इंडिगो कर रहे हैं। वॉयलेट इंडिगो क्यों नहीं दिख रहे हमें आसमान में? बिकॉज आर आईज आर नॉट सेंसिटिव टू दिस कलर्स। ब्लू से भी ज़्यादा एक्चुअल में आसमान में कौन से कलर है? वॉयलेट एंड इंडिगो। हमारी आईज उनको कैच करने के लिए सेंसिटिव नहीं है। हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंटर में जो कलर है येलो के लिए है, सेंटर में। ओके ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड कलर्स सबको नहीं दिख रहे होते। कुछ एनिमल्स को वॉयलेट ज़्यादा दिख रहा होगा, कुछ एनिमल्स को रेड, इंफ्रारेड भी इनफेक्ट दिख रहा होगा। ओके नाउ दैट इज़ विद ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ह्यूमंस को सेंटर में कलर ज़्यादा फोकस दिखता है येलो, उधर जाते 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 इनविजिबल होने शुरू हो जाते हैं। कलर्स होते हैं बट दिखने बंद हो जाते हैं। वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट तो दिखना ही बंद हो जाता है, रेड तक दिखता है, इंफ्रारेड दिखना ही बंद हो जाता है हमें। समझ में आ गया क्या? ओके ह्यूमन की विजिबिलिटी से रिलेटेड है वो केस। अदरवाइज ब्लू से भी ज़्यादा स्कैटर कौन सा हो रहा है? इंडिगो। उससे भी ज़्यादा वॉयलेट, उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा वॉयलेट। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर हो गया? सो दिस इस पर क्वेश्चंस रिले स्कैटरिंग पर बहुत आते हैं कि सबसे कम कौन सा स्कैटर हो रहा है, फिर इसका मतलब रेड। तो जितने भी डेंजर साइंस है सारे रेड क्यों हैं? जितने भी डेंजर साइंस है, स्टॉप सिग्नल है, स्कैटर नहीं करता, फिर क्लियर रहता है। अगर मान लो हॉस्पिटल का लेटर एच है, बहुत दूर से एच क्लियर दिख जाएगा बिकॉज वो स्कैटर नहीं होगी रेस। ब्लू कलर का एच बना होगा ना, दूर जाते जाते वो एच दिखाई देना बंद हो जाएगा, वो बस लाइट सी दिखेगी, दिखेगा नहीं कि एच है वो बात समझ में आ गई? ओके एम्बुलेंस का साइन, जितने डेंजर साइंस है सारे रेड कलर से, ब्रेक लाइट्स रेड कलर की, स्टॉप सिग्नल सारे रेड कलर के। बात समझ में आ गई? ओके ऐसा नहीं है कि हमारी आइज़ सेंसिटिव है रेड के लिए, हमारी आइज़ इनफैक्ट येलो के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। येलो हमें अगर बहुत सारे कलर्स हो गए सबसे पहले अपनी निगाह येलो पर जाएगी। ओके बट सेंसिटिव स्कैटर नहीं कर रहा रेड कलर, इसलिए रेड कलर के ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट डेंजर सिग्नल्स हैं, इमरजेंसी के सिग्नल्स हैं, सारे रेड कलर के हैं। दोनों चीज़ें आर एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिलेज स्कैटरिंग। स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसमें जो लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें रिलेज स्कैटरिंग कहती है कि भाई वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, रेड सबसे कम स्कैटर करेगा। लार्ज पार्टिकल्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल क्लाउड के पार्टिकल्स आ गए, स्मोक के पार्टिकल्स आ गए, ये क्या करेंगे? सारी लाइट को स्कैटर कर देंगे, सारी लाइट को। ओके तो क्लाउड को मान लो क्लाउड ही क्लाउड हो जाए आसमान में, तो हमें नीचे से कैसे दिखेंगे वो क्लाउड्स? ब्लैक दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ब्लैक। ऊपर से सनलाइट आ रही है, सारी स्कैटर कर दी उन्होंने, ऊपर ही ऊपर स्कैटर कर दी, वापस नीचे तक आई ही नहीं, तो हमें नीचे से वो क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं? ब्लैक। वही क्लाउड्स ऊपर से देखोगे आसमान से, मतलब क्लाउड से ऊपर मान लो फ्लाइट में जा रहे हो, तो आपको वो क्लाउड्स कैसे दिखेंगे? वाइट दिखेंगे। ऊपर से जितनी लाइट आ रही है सारी ऊपर ही वापस स्कैटर कर रहे हैं, तो वाइट दिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? दैट इज रिलेटेड विद लार्ज पार्टिकल्स। जब स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो है वो लार्ज साइज के हैं, वेवलेंथ के वेवलेंथ नैनोमीटर्स में है, उससे ज़्यादा माइक्रोमीटर्स में है मान लो पार्टिकल्स, तो फिर लार्ज पार्टिकल्स में तो सारे ही कलर स्कैटर हो जाएंगे। विजिबल लाइट के सारे पार्टिकल्स, सारी लाइट स्कैटर हो जाएगी, रेड भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, सारी स्कैटर हो जाएंगे, तो हमें फिर वो कैसे दिखेगा? वाइट दिखेगा। बट अगर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे, लाइट से भी छोटे, तो फिर कौन सी स्कैटरिंग से समझ में आएगी बातें? रिलेज स्कैटरिंग। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो समझ में आ गया? ओके रिलेज स्कैटरिंग से स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? रिलेज स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग कम है, लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 ये है। पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि किसी का? माउंटेन के ऊपर सिल्वर लाइनिंग, माउंटेन के ऊपर जो सिल्वर लाइनिंग होती है, यस
सोचना पड़ेगा कौन सा फिनोमिना होगा। मुझे तो अभी विजुलाइज नहीं हो रहा। माउंटेन के ऊपर सिल्वर लाइनिंग भी होती है क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या उसका रीजन? डिफ्रैक्शन सही है, डिफ्रैक्शन ही हो सकता है शायद इसका रीज़न। जो लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, अगर वो पहुंच रही है तो उससे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन ही हो सकता है उसका रीज़न। सही है, वो वेव ऑप्टिक्स में समझेंगे। डिफ्रैक्शन ऑप्शन था वहाँ पे, कहाँ पर है? कौन सा क्वेश्चन? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन। नहीं बच्चे, इन चारों में से डिफ्रैक्शन से तो समझ आ रही है बातें। मैं आपको डिफ्रैक्शन का आइडिया सा देता हूँ, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। देखो इसमें आपको मेरा हैंड का शेडो दिख रहा है। हैंड के शेडो की आपको थोड़ी सी बाउंड्री दिख रही है बाउंड्री सी। इसमें इसके पेन की शेडो की बाउंड्री दिख रही है। लेकिन जैसे आगे ले आता हूँ वो देखो बाउंड्री गायब होनी शुरू हो गई। इसका मतलब जो लाइट है इट इज बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स। लाइट इज बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। अभी मान लो माउंटेन के पीछे सन है, अभी बाहर नहीं निकला है माउंटेन के पीछे से, तो हमें सन रेज हमारी आंखों तक आनी नहीं चाहिए। रेज हमारी आंखों तक आनी नहीं चाहिए, बट अगर वो आ रही है ऐसे बेंड करके अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ माउंटेन, तो वो कौन सा लॉजिक बन गया? वो डिफ्रैक्शन। वो है रीजन। समझ में आ गया? ओके, वी विल सी दैट रेले स्कैटरिंग से स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, स्कैटरिंग सबसे कम है। तो ऑल डेंजर साइंस आर रेड। सही है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है। तो स्काई ब्लू क्यों है? स्काई ब्लू क्यों है? आईज आर लेस सेंसिटिव टू वॉयलेट एंड इंडिगो। ह्यूमन eyes are less sensitive to violet and indigo. Now these are explained by Rayleigh's scattering, and then there is large particles वाली scattering. If ये तो तब है size is comparable to lambda, size of particle. Okay, A is size of particle. अगर comparable to lambda है तो रेले स्कैटरिंग है। अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ नहीं है, ए इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट गेट इक्वली स्कैटर्ड। क्लियर हो गया क्या? अभी शुरू किया यार लिखना, तुमने ऐसे मत करिए, जल्दी नोट कर लो जल्दी। आई डिफेक्ट्स वैसे तो मैं पढ़ने को बोल सकता था, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट लगाकर
बिकॉज इसमें छोटा छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन जाता है। ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स आपने सुने हुए हैं बचपन में। मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, और भी होते हैं, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट होता है, ये आप पढ़ लेना ओके उसमें। बट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ लेते हैं कि कितने नंबर का चश्मा लगता है, कितनी पावर का, कितनी फोकल लेंथ का फॉर गिवन प्रॉब्लम, वो उस पर न्यूमेरिकल बनता है। ह्यूमन आई रीड कर लेना, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली पूछी जाती है। अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, अकोमोडेशन क्या होती है? सोचो, जो आई है उसका, सुनो 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 सारे, फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है? फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। ये रफली साइज है 2.5 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर इमेज बन रही है रेटिना पर। वी तो फिक्स्ड ही है 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाता है। अभी मैं फर्स्ट बेंच पर देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद सडनली मैंने लास्ट बेंच पर देखा, फिर मैंने उधर देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होते जा रहे हैं। ये बेंच उस बेंच पर, उस बेंच पर, उस बेंच पर, सडनली मैं बहुत दूर भी देख रहा हूँ। तो एकदम से कहीं पर भी मैं निगाह शिफ्ट कर रहा हूँ, इमेज बन रही है मेरी रेटिना पर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो क्या चेंज हो रहा है? फोकल लेंथ। क्या चेंज हो रहा है? सडनली चेंज हो जाता है। और वो सडनली फर्स्ट टेबल पर देख रहा हूँ, लास्ट टेबल पर देख रहा हूँ, फर्स्ट टेबल पर देख रहा हूँ, लास्ट टेबल पर देख रहा हूँ। तो सडनली इतनी जल्दी जल्दी ह्यूमन आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है। सिलरी मसल्स एकदम से स्ट्रेच कर देती है, कंप्रेस कर देती है, स्ट्रेच कर देती है, कंप्रेस कर देती है। बोलो क्लियर हो गया क्या? ओके, दिस पावर इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सडनली फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है आइज। समझ में आ गया क्या? ओके, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। Eye is able to adjust focal length according to object. Object के अकॉर्डिंग सडनली, क्विकली। एक तो इस डेफिनेशन पर एनसीईआरटी में, ये सारी एनसीईआरटी की बातें हैं ओके। बाकी भी ह्यूमन आई पढ़ लेना क्या होता है। एक होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल ओके, डायलेटेड प्यूपिल और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल। वो क्या काम करता है? लाइट को कंट्रोल करता है कि भाई डार्क रूम में देख रहे हो तो ऐसा छोटा बड़ा सारा सर्कल होगा, और लाइट रूम में देख रहे हो तो छोटा सा सर्कल होगा ओके। जितनी ब्राइट रूम में जाओगे सर्कल छोटा हो जाएगा, जितना डार्क रूम में जाओगे ये सर्कल बड़ा हो जाएगा। और ये दोनों इंडिपेंडेंट चलती हैं आइज़। मान लो ये आइज़ आपने कवर करके धूप में चले गए तो यही कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी ओके। तो आपने कई बार वो देखा होगा, जो लोग शिप वगैरह पे काम करते थे पुराने टाइम में, वो आइज़ को रेडी रखते थे। एक आई को एक पैच सा लगा के रखते थे ना, आई पर डार्क रूम में जाते थे इधर शिफ्ट कर लेते थे, लाइट रूम डेक पर आते थे इधर शिफ्ट कर लेते थे। तो एक आई को हमेशा डार्क रूम के लिए रेडी रखते थे, एक आई को हमेशा लाइट रूम के लिए रेडी रखते थे। वो चीज़ आपने देखी होगी ना, पैच सा लगा के रखते थे ओके। बिकॉज बोथ आइज आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। एक आई को हमेशा रेडी रखते थे डार्क में देखने के लिए, एक आई को हमेशा रेडी रखते थे ब्राइट में देखने के लिए। समझ में आ गई? इस पर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ये सुना होगा ना आपने ओके ओके। ह्यूमन आई की प्रॉब्लम्स पर आते हैं। पढ़ लेना बच्चे, इसकी रीडिंग कर लेना। पहला मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। नज़दीक का दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है ओके। वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। can't see distant objects clearly.
दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो ये नॉर्मल आई है, एनसीईआरटी में जो जो बातें बता रखी है मैं सारी आपको बता देता हूँ, उसके बियॉन्ड बाद में जाएंगे। ओके, मान लो ये नॉर्मल आई है, रेटिना पर इमेज बन रही है। जनरली यंग एज में यही होता है, मायोपिया ही होता है। यस कैसा लेंस लगाते हैं इसको सही करने के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव लगता है भाई, कॉनकेव सेंटर से पतला होता है, दूर से जाके। क्यों ऐसा क्यों होता है? मायोपिक आई में ऐसा क्या हो रहा है, मायोपिक आई में ऐसा क्या हो रहा है कि जो रेज आ रही हैं वो ज़्यादा ही कन्वर्ज हो रही हैं। कहाँ पर मीट कर रही हैं, रेटिना पर या उससे भी पहले? उससे भी पहले। मीट कहाँ पर करना चाहिए था उनको? ज़्यादा ही कन्वर्जिंग पावर आ गई है। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए डाइवर्ज करेंगे, इसको थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देंगे ताकि वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सके। बोलो क्लियर हो गया? हम इसको डाइवर्ज कर देंगे। करेक्शन कैसे करेंगे? इस वाले लेंस से ये रेस को पहले मान लो मुझे पावर चाहिए थी मुझे पावर चाहिए थी 40 डायप्टर, यही होती है। मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा 40 डायप्टर क्यों आती है। ओके, यहाँ पर बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बन रही है? 2.5 सेंटीमीटर पर। इमेज कहाँ पर बन रही है? ये आपको बताया था ना अभी कि 2.5 सेंटीमीटर होता है रेटिना तक। तो इफ़ आई विल सॉल्व 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/2.5/100 माइनस 1/infinity। तो 1/infinity तो 0 हो गया, 100/2.5 क्या निकलेगा? 40। दिस इज पावर। पावर क्या निकली? 40 सेंटीमीटर, 40 डायप्टर। पावर इज़ 40 डायप्टर। नॉर्मल ह्यूमन जब बहुत दूर देख रहा होता है तो उसके आइज़ की क्या पावर होती है? 40 डायप्टर। हुआ क्या, आपको मायोपिया हो गया, पावर रह गई और भी ज़्यादा होगी, लेट से 46 डायप्टर हो गई। तो आपको कितनी पावर का लेंस लगाना पड़ेगा? -6 डायप्टर का। कितनी पावर का ये वाला लगाना पड़ेगा? -6 डायप्टर का लगाना पड़ेगा। मान लो ये पावर हो गई है 42 डायप्टर, तो आपको कितने का लगाना पड़ेगा? -2 डायप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या? जब हम बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो पावर कितनी होती है नॉर्मल ह्यूमन आई की? 40। अगर आपकी पावर ख़राब हो गई है दूर देखते टाइम तो आपको अकॉर्डिंगली वो लगाना पड़ेगा एक करेक्टिव लेंस। समझ में आ गया? करेक्टिव लेंस होना चाहिए नेगेटिव पावर का, नेगेटिव पावर का कॉनकेव लेंस होना चाहिए ताकि वो उतना सा डाइवर्ज कर दे जितना ऑलरेडी आइज़ जो हैं एक्स्ट्रा कन्वर्ज कर रही हैं, तो रेज जो है वापस यहाँ पहुँच जाएंगी। सबको समझ में आ गया क्या? जितना आइज़ एक्स्ट्रा कन्वर्ज कर रही हैं उतना ये एक्स्ट्रा डाइवर्ज कर देगा, तो रेज कहाँ पर पहुँच जाएंगी? वापस रेटिना पर। नेगेटिव पावर का कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। ओके, अब इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पावर की टर्म्स में है ही नहीं। क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ के डिस्टेंस की टर्म्स में, कि एक पर्सन है उसे 200 मीटर से ज़्यादा दिखता ही नहीं है, उसकी निगाह कैसे सेट करेंगे? बताता हूँ पहले ये नोट कर लो जल्दी से। नॉर्मल आई, मायोपिक आई और करेक्शन, तीनों जल्दी से नोट कर लो। नॉर्मल आई जब इन्फिनिटी पर दिखती है तो पावर भी याद रख लो कितनी होती है? 40 डायप्टर। कम से कम इतनी पावर तो होनी चाहिए आइस की, कम से कम 40 डायप्टर।
याद रखना मायोपिक आई में जो कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रही होती है, पहले ही मीट कर रही होती है रेस रेटिना से पहले ही। नोट कर लिया? ओके। इस पर न्यूमेरिकल आता है कि एक पर्सन है, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बियॉन्ड नहीं दिख रहा। बताओ कितने मीटर से बियॉन्ड नहीं दिख रहा? मायोपिक आई कैन नॉट सी क्लियरली, कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड कितने मीटर्स? 120 मीटर। चलो 120 मीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कोरेक्टिव लेंस। ओके, एक पर्सन है, उसे 120 मीटर के बियॉन्ड क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। अब सिंपल करने के लिए 100 कर दूं क्या? सिंपल करने के लिए 100 कर देता हूँ। 100 मीटर से बियॉन्ड उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? बियॉन्ड 100 मीटर उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, 100 मीटर के बियॉन्ड उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। ओके, नाउ प्रॉब्लम समझ में आ गई। 100 मीटर तक तो उसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ओके। मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ तक दिखना शुरू हो जाए उसे? इन्फिनिटी तक। ओके, समझो इसको, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपने पहली लाइन सुन ली। मुझे पता है 100 मीटर पर उसे दिखाई दे रहा है। यस सर। चश्मा लगाकर अगर मैं क्या करूं, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 100 मीटर पर बना दूं तो इसे देख लेगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व। मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बना दूंगा? 100 मीटर पर। बोलो क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहाँ, मायोपिक आई को कि हमने कौन सी निगाह दूर करनी है, सेट करनी है? दूर वाली ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूंगा? इन्फिनिटी पर। उसकी इमेज कहाँ पर बना दूंगा? 100 मीटर्स पर। बोलो समझ में आ गया क्या? मैं एक ऐसा चश्मा बनाऊंगा जो इन्फिनिटी वाली रेस को कहाँ पर ऐसे डाइवर्ज करके उनकी इमेज कहाँ पर बना देगा? 100 मीटर पर। क्यों बनाया मैंने 100 मीटर पर? क्योंकि वहाँ से इसको दिख रहा है, जहाँ से उसे दिख रहा है वहाँ पर उसकी इमेज बना देंगे। अगर मान लो उसको 50 मीटर के बियॉन्ड नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँगा? इमेज कहाँ पर बना दूंगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। तो फोकल लेंथ क्या निकली इसकी? -100 मीटर्स। पावर क्या निकली? -1/100 -0.01 डायोप्टर, -0.01 डायोप्टर। बोलो सही है क्या? यस। अगर इन्फिनिटी देखते टाइम उसकी निगाह उसकी पावर 40.01 डायोप्टर की हो गई है तो मुझे -0.01 डायोप्टर का एक लेंस लगाना पड़ा। पावर क्या होगी? फिर से 40 होगी। सही होगी प्रॉब्लम। नोट कर भी रहे हो या नहीं? दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दूसरी कौन सी होती है? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। दूर का दिखता है क्या? जनरली ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है। ओके, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, can't see nearby objects clearly। ऐसा भी होता है कई बार कि कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आई बॉल का साइज वो हो गया। ओके, जनरली ये प्रॉब्लम, इसका रीज़न पूछते हैं तो जनरली सिलरी मसल्स ही प्रॉब्लम होती है। सिलरी मसल्स या कॉर्निया में डिफेक्ट आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फैट जम जाती है कॉर्निया पर, कर्वेचर चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। बट कभी कभार क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ, आई बॉल थोड़ी सी प्रेस हो गई या फिर दब गई, ऐसे एलोंगेट हो गई,
तो ये मान लो पीछे चला गया रेटिना या फिर आगे आ गया तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, बट जनरली एक्सीडेंट से नहीं होता है, जनरली इट इज़ बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन कॉर्निया और इन लेंस, दोनों चीज़ों में कोई एक जगह पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या हो सकता है, उसे नज़दीक का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल आई को तो दिखाई दे रहा है, नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है ना, ऑब्जेक्ट रखा नॉर्मल आई के सामने, उसने उसकी इमेज कहाँ पर बना दी, उसने उसकी इमेज कहाँ पर बना दी, रेटिना पर, नॉर्मल आई ने। हाइपरमेट्रोपिक आई ने यस, इसकी कन्वर्जेंस पहले से कम हो चुकी है, कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा ये, सिलरी मसल्स वीक हो गए हैं या कुछ भी रीज़न है। तो अभी भी हमने 25 सेंटीमीटर पर रखा, इमेज पीछे जा रही है रेटिना की। ओके, पहले तो इस केस में नॉर्मल आई की पावर ढूंढते हैं, जैसे वहाँ पर 40 डायोप्टर थी ना, इसकी क्या पावर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्या है +2.5 सेंटीमीटर, ढूंढना 1/f = 1/v करके पावर ढूंढना। वन बाई 2.5 - 1 by -25, so this is 10/25 + 1/25, 11/25 सेंटीमीटर्स है, 1100/25 डायोप्टर है। तो क्या निकला 44 डायोप्टर। पावर कितनी है नॉर्मल आई की 44 डायोप्टर। जब नज़दीक देख रहा है तो पावर कितनी होती है 44, जब दूर देखता है तो रेंज कितनी है 4 डायोप्टर्स की, रेंज कितनी है 4 डायोप्टर्स की। $40 डायोप्टर्स टू 44 डायोप्टर्स नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की पावर होती है देखने की। ठीक है, सोल्व कर लिए हमने, याद भी रख लेंगे इसको। नाउ व्हाट हैपन्स, हाउ टू करेक्ट दिस हाइपरमेट्रोपिया। ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा तो क्या करें, कन्वर्ज करवाने के लिए क्या करें, कन्वर्जिंग लेंस लगा दें। कौन सा होता है कन्वर्जिंग लेंस, करेक्शन कैसी होगी, एक सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, रेस को थोड़ा सा प्री कन्वर्ज कर देगा। जितनी कमी पेशी थी इसने पूरी कर दी। कौन सा लेंस लगाना पड़ा, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखें, अब इसको दिख जाए। क्या बोलते थे डी डिस्टेंस को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मली हम 25 सेंटीमीटर पर रख के चीज़ें कॉपी वगैरह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे ओल्ड एज आती है ऐसे ऐसे करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा क्या हो रहा है, जो नियर पॉइंट है वो दूर जाता जा रहा है, 25 सेंटीमीटर से 30, 40, 50 ऐसे ऐसे दूर जा रहा है। तो उसको सही करने के लिए कौन सा चश्मा लगता है, कॉन्वेक्स लेंस। सही है, काला चश्मा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक पर्सन की आई साइट खराब हो गई है बुढ़ा होने पर, तो उसको का कितने सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं दिख रहा है, कितना 25 पर, तो फिर निगाह खराब नहीं हुई ना, वो तो सही है। हाँ, खराब हो गई है, उसको 25 पर तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। उसकी आई साइड सही करनी है हमने, ठीक है। बताओ कितने नंबर का चश्मा लगेगा, कितनी पावर का। हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट क्लियरली सी क्लोजर देन 50 सेंटीमीटर, फाइंड
पावर ऑफ कोरेक्टिव लेंस। तो इस बार हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। ऑब्जेक्ट 25 पर रख के उसकी इमेज कहाँ पर बना देंगे, 50 पर बना। करो सॉल्व। ऑब्जेक्ट रखेंगे 25 पर, इमेज बना देंगे 50 पर। ये ले भाई देख ले, सही है ना, निगाह सेट हो जाएगी उसकी। ऑब्जेक्ट तो रखेंगे 25 सेंटीमीटर पर, उसकी इमेज बना देंगे 50 सेंटीमीटर पर। दो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-50 माइनस 1/-25। 50 एलसीएम ले लिए तो -1 +2, सही है ना। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आ गई। ओके, आधा मीटर। तो पावर क्या हो जाएगी, 2 डायोप्टर। 0.02 क्यों, 2 नहीं बना, 50 सेंटीमीटर इज हाफ मीटर। तो पावर क्या होगी, 1/f, मीटर्स का इन्वर्स। तो मीटर का इन्वर्स क्या बन गया, 2 डायोप्टर। कितने नंबर का चश्मा लगेगा, 2 डायोप्टर। चलो ये तो हो गया था पार्ट जिसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है, बाकी रीड कर लेना। रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने इससे पहले आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोला होगा शायद, अब वाले पढ़ लेना, इनमें है ऐसी ऐसी डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या, फिर 1-2 पेज छोड़ दो। ये नोट कर लिए सबने, 1-2 पेज छोड़ दो, नेक्स्ट लिखो वेव ऑप्टिक्स। भाई ये भी लिखेगा, ओके। 1-2 पेज छोड़ दो, लिखो वेव ऑप्टिक्स। ओके ओके, सुनो 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 सुनो, लिखना नहीं, इस बात को समझो। मान लो ये इधर सैंड बीच है और इधर वेव्स आ रही हैं। वेव्स आती है, देखिए आपने, इधर ऐसे ऐसी वेव्स आती हैं, बोलो ऐसे ऐसी वेव्स आती हैं। ओके, इसमें मैंने समझना मैं क्या प्रॉब्लम दे रहा हूँ। पे अटेंशन प्लीज। वेव सीधी लाइन सी आती है, एक वेव सी आती है वापस लेती है, वेव सी आती है वापस लेती है, ये आपने देखा होगा। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर एक दीवार बना दी, यहाँ पर एक दीवार बना दी और वेव्स यहाँ तक आ रही थी, हमने दीवार बना दी, वहाँ वेव्स को पीछे ही रोक दिया, दीवार से टकरा कर रुक जाती हैं, बट बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ना। उस गैप में से वेव थोड़ा सा तो बाहर आएगी। कैसे आएगी, आपको क्या लगता है, सीधी सीधी आएगी क्या, फैलेगी ना, ऐसे फैलेगी ना, ऐसे फैलेगी ना। अगर मैं इसको लाइट की टर्म्स में देखूं, लाइट भी तो वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
लाइट यहाँ पर आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, रुक गई यहाँ पर, बीच में से निकल के आ गई बाहर। तो अगर पानी की वेव ऐसी करती है, लाइट की वेव को भी ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर फैलना चाहिए, यहाँ पर फैलना चाहिए। अगर पानी की वेव ऐसे फैल रही है तो लाइट को भी फैलना चाहिए। रे ऑप्टिक्स से तो भरोसा उठ जाएगा अपना। रे ऑप्टिक्स में तो क्या कहते हैं कि लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, इधर तो आनी ही नहीं चाहिए थी इस वाले रीजन में, ये तो शैडो रीजन होना चाहिए था, वो वाला तो शैडो रीजन होना चाहिए था। बोलो क्लियर है। और जनरली लाइट ऐसा करती भी नहीं है, फैलती नहीं है जनरली, या फिर जो फैलती है हमें दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दीवार है इसके उधर मान लो एक पर्सन बैठा है, हमें सुन सकता है, हमें देख सकता है, देख नहीं सकता, सुन तो सकता है। इस दीवार के पीछे जो एक पर्सन बैठा है, मान लो इधर हम बैठे हैं, ये दीवार है, इधर एक और ऑब्जर्वर है, तो साउंड तो जाएगी ऐसे, उसके पास लाइट नहीं जाएगी, लाइट ऐसे 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 जाएगी, उसकी तरफ लाइट नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? बिकॉज साउंड का बेंड होना इज एक्सप्लेन्ड बाय वेव ऑप्टिक्स, ईजिली बेंड हो जाती है, बिकॉज साउंड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, साउंड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ईजिली बेंड हो जाती है। वेवलेंथ का रूल है यहाँ पर। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, वेवलेंथ कम है तो ऐसे शैडो रीजन में जाती नहीं है लाइट, जनरली लाइट नहीं जाती है। बोलो बात समझ में आ गई। जनरली नहीं होता है तो जनरली सारी जगह पर रे ऑप्टिक्स लगा देते हैं हम, मिरर में, प्रिज्म में, सब जगह पर रे ऑप्टिक्स लगा दी हमने। रे ऑप्टिक्स से सारी एज ए रे स्ट्रेट लाइन पर जा रही है वेव, हमने बोला रे ऐसे जा रही है भाई, बीच में लेंस आ गया, इधर बेंड होगी उधर बेंड होगी, अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर थी तो नीचे को बेंड होगी, नीचे थी तो ऊपर को बेंड होगी, हमने ऐसा बोला। बोलो रे में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसा होते हैं जहाँ पर लाइट जो है शैडो रीजन में एंटर कर जाती है, शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रे ऑप्टिक्स, दैट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव ऑप्टिक्स। ये वाली चीज़ें हो रही होती है लाइट में भी। कई बार लाइट यहाँ पर जाकर ऐसे बेंड कर जाती है, लाइट भी। These things could not be, there are some phenomena which could not be explained by ray optics, जिनको अब हम एक्सप्लेन करेंगे वेव ऑप्टिक्स से। There are some phenomena लिख लेते हैं। Some phenomena of light cannot be explained by ray optics. They can only be explained by wave optics. एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीन है। ओके, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स, दी हैव टू बी एक्सप्लेन बाय वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड से चैप्टर बन जाएगा, बट उसकी जो बिहाइंड इंफॉर्मेशन है उसको एक बार समझ लेना कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, बाद में मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है बस 4-5, उन्हीं फार्मूला को जगह जगह लगाना है, आंसर आता जाएगा। ठीक है, समझते हैं। मान लो ये एक सोर्स है, सुनो इस बात को, सुनो इस बात को, एक लाइट का सोर्स है, बल्ब है, मान लो यहाँ से एक लाइट निकली ऐसे, एक उसके जस्ट साथ वाली लाइट की बात कर रहा हूँ, जस्ट उसके बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो रे है, सुनो, सुन रहे होगे सारे, उससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो रे है वो ये है, और वो आगे चल के ऐसे आ गई, फैल तो रही है, फैल तो रही है।
तो इस गैप में कोई रे नहीं आएगी क्या? इस गैप में कोई रे नहीं आएगी क्या? आएगी ना यहाँ पर भी। वहाँ से तो वहाँ पर तो जगह ही नहीं थी और रे के निकलने के लिए। और समझ लो, मान लो है यहाँ पर रे है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट भी रे है, आगे चल के वो भी फैल जाएगी, तो मान लो इस गैप में रे नहीं आएगी क्या? रे तो आएगी सब जगह पर। एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको? रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स के उसको जो भी रेज हैं फैल रही हैं, आगे चलते चलते गैप बढ़ता जा रहा है। फिर अगर ये बिल्कुल एडजेसेंट वाली रेज थी तो इस खाली जगह में फिर से नई रेज कहाँ से आ गई? रे ऑप्टिक्स से। तो समझ नहीं आ रहा ये चीज़? बोलो समझ में आ गया क्या? ये अगर सन है, सन के सरफेस पे मैंने इन्फिनाइट रेज भी मान ली कि सन से इन्फिनाइट जगह जगह से रे निकली है, तो दूर जाते आते वो तो फैल रही है, आगे चल के सन अर्थ तक आगे आते आते फैल गई। अगर बिल्कुल एडजस्टेंट वाली रेज की भी बात करूं, अगर उनमें 2 सेंटीमीटर का भी गैप आ गया तो बीच में 2 सेंटीमीटर की जो जगह उसमें तो रे नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। बट रे तो सनलाइट तो सब जगह पर पहुंच रही है, और कितनी भी दूर चले जाओ, कितनी भी दूर सन से, हर जगह पर रे पहुंच रही होगी उसकी। रे ऑप्टिक्स से वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो फिर आगे आगे चलते चलते नई रेज कहाँ से जनरेट हो रही है? आगे चलते चलते कहाँ से रेज जनरेट हो रही हैं? और ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है, साउंड के लिए भी, लाइट के लिए भी, पानी के लिए भी, सबके लिए। वेव ऐसे नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही होती वेव। ओके, तो होता क्या है, यहाँ से जो वेव निकली है, सब तरफ निकली है, दे आर मान लो मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, तो आपको पता है सर्कल सर्कल से निकलेंगे। पानी में एक पत्थर फेंका, ये सर्कल्स क्या हैं? दे आर पॉइंट्स जहाँ पर वेव सेम फेज में है। ये क्रेस्ट पर है, ये भी क्रेस्ट पर है, ये भी क्रेस्ट पर है, ये भी क्रेस्ट पर, सारी क्रेस्ट पर है। ये वाला ट्रफ पर है, ये भी ट्रफ पर है, ये भी ट्रफ पर, ये भी ट्रफ पर, ये भी ट्रफ पर। दीज आर पॉइंट्स विच आर इन फेज, इन्हें क्या बोलते हैं? इन कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स को बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इनको? वेव फ्रंट। कोई भी सोर्स है वेव का, वहाँ से जो वेव्स निकली, सुन रहे हो क्या सारे? ये बातें सुन लो बच्चे, ये बस यही है सारे चैप्टर की बात, सारे चैप्टर की थ्योरी यही है। हाइगर ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया था, उस तक पहुँचते हैं। ओके, एक साइंटिस्ट था जिसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे रेज आगे आगे न्यू कहाँ से जनरेट हो रही हैं। तो उसने बोला कि भाई ऐसे करो, सोर्स से जो इक्वल डिस्टेंस पर जाकर पॉइंट्स पहले तो कंसीडर करो। ये सोर्स है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जाकर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर रे की हालात सेम ही होगी। अगर वो क्रेस्ट पर है तो क्रेस्ट पर होगी, अगर वो ट्रफ पर है तो ट्रफ पर होगी। दीज पॉइंट्स जहाँ पर वेव ट्रेवल कर रही है और वेव सेम फेज में है, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। एक ही वर्ड है, मुझे 2 बनाने पड़ गए। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या कलेक्शन बोल सकते हो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर वेव इज in phase, basically all the points which are equidistant from source, all the points which are at equal distance from source, this ही definition ही है। ओके, एक्चुअल डेफिनेशन तो कहते हैं दे मस्ट बी इन सेम फेज। सेम फेज में कब क्यों होंगे? अगर ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ओके, वो थोड़ी सी गलत डेफिनेशन है, क्योंकि हो सकता है मीडियम चेंज हो जाए। मान लो बीच में यहाँ पर डेंसर मीडियम आ गया, तो ये वाली स्लो हो गई थी, ये कम डिस्टेंस पर ही पहुंची, ये ज़्यादा डिस्टेंस पर पहुंची। एनीवेज दे विल बी इन सेम फेज, बट डिस्टेंस अलग अलग होगा अगर मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी। समझ में आ गया ना? एक तरफ डेंसर मीडियम आ गया तो वो स्लो हो जाएगी ना उधर, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। बट अगर वैक्यूम की बात करूँ, दे मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और जो वेव ट्रेवल कर रही है ये इससे परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है, जो वेव ट्रेवल कर रही है इससे परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है।
wave propagation is always, या speed of light is always perpendicular to wave front. पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट है? पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल. Yes, sir. पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल. स्फेरिकल वेव फ्रंट. ओके. लीनियर सोर्स के लिए कैसा है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. बहुत दूर जाते कोई भी होगा प्लेनर दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा पार्ट, और सारा पार्ट विल स्टार्ट बिकमिंग स्फेरिकल. मान लो ट्यूब है, बहुत दूर चले जाओगे आपको पॉइंट ही दिखेगा वो. ओके. दूर जाकर कोई भी कैसा भी सोर्स है वो पॉइंट सोर्स ही बन जाएगा. तो दूर जाकर तो स्फेरिकल हो जाएगी, नज़दीक की बात है सिलेंड्रिकल है. सही है क्या? ओके. प्लेन सोर्स से प्लेनर सोर्स से प्लेनर वेव फ्रंट. टाइम कम पड़ा है, अभी हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाएंगे. अभी सिर्फ वेव फ्रंट की बातें कर पा रहे हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है और कैसे सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है. ये जो खाली गैप में रेज पहुंच रही हैं ये आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. खाली गैप में जो रेज आ रही है ना, बातें यहीं से शुरू होंगी. ये जो है इसके अकॉर्डिंग भी तो ये गैप बन रहा है आगे जाके. अभी आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. आज हम वेव फ्रंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं. डायग्राम तक पहुंच गए सारे? ऊपर शिफ्ट कर दो इसको. ओके. फिर अगर कोई मेरे से पूछ ले भाई ये वाला लेंस क्या करता है वेव फ्रंट के साथ. मान लो एक वेव फ्रंट पहुंची इसके पास, प्लेनर वेव फ्रंट. ये लेंस क्या करता है वेव फ्रंट को? आप रे के बारे में सोच लो भाई. अगर ऐसी रे आएगी ये क्या करेगा? उससे कन्वर्ज कर देगा. और आपको पता है रे के प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर ही होता है वेव फ्रंट. तो पहले ऐसा परपेंडिकुलर होगा, बाद में ऐसा परपेंडिकुलर होगा. तो जहाँ पर वो मीट कर रही है वहाँ पर वो कैसा बिहेव करना शुरू हो गया? पॉइंट सोर्स की तरह. जहाँ पर मीट कर रही है वहाँ पर कैसे बिहेव करना शुरू कर दिया उसने? पॉइंट सोर्स की तरह. स्फेरिकल उधर को, स्फेरिकल उधर को. लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. वेव फ्रंट हैज़ टू बी ऑलवेज, हर जगह पर परपेंडिकुलर टू वेव. वेव फ्रंट हैज़ टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव. बोलो सही है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऐसी रेज आ रही थी, इसने क्या किया? बहुत कॉमन से क्वेश्चन है स्कूल के ये. इसने क्या किया? बताओ इसने क्या किया? कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया? डाइवर्ज कर दिया. तो ये अगर वेव फ्रंट आ रहा था प्लेनर, इसने क्या कर दिया? ऐसे. इसने क्या कर दिया? ऐसे. सो दैट इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर. जगह जगह पर इट मस्ट बी परपेंडिकुलर. सर परपेंडिकुलर क्यों है? परपेंडिकुलर क्यों है? यस. सेम नेक्स्ट लेक्चर में करते डिस्कस. ठीक है. वैसे आपको समझ जाना चाहिए सेम फेज में कैसे होंगे. सेम डिस्टेंस पर है तो मतलब अगर उधर को ट्रैवल करेंगे, अवे ही ट्रैवल करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे ना. यस. ठीक है. थोड़ा सा लॉजिकली देखना, लॉजिक फिट बैठ जाएंगे बट वी विल सी. एनीवेज वी विल कंटिन्यू. प्रिज्म क्या करता है?
ऐसे करता है, बेंड कर देता है, सही है। तो ऐसा वेव फ्रंट आ रहा था, इसने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, पहले दूसरे सरफेस ने भी बेंड कर दिया, सही है। लॉजिक इज वेरी सिंपल। आपने रेज तो बनाई रखी है, रेज से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कुछ बना दो, डॉटेड डॉटेड, दैट इज वेव फ्रंट। अगर डाइवर्जिंग बीम है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, ऐसा होगा। ऐसे वाला। अगर कन्वर्जिंग बीम है तो कन्वर्जिंग है तो ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा लॉजिक इज इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर एवरीवेयर। तो इधर भी परपेंडिकुलर बनाना है, इधर भी परपेंडिकुलर बनाना है, सब जगह पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, इधर भी परपेंडिकुलर बनाना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन यही आ सकता है स्कूल में कि ऐसी रेज आ रही है, बताओ वेव फ्रंट कैसा होगा। मान लो इसमें TIR हो गया, प्रिज्म है, इसमें TIR हो गया, इधर भी TIR हो गया, इधर भी TIR हो गया, तभी भी बना दोगे ना। ऐसा वेव फ्रंट आ रहा था, ऐसा हो गया बाद में, फिर ऐसा हो गया। इस ऊपर वाला नोट कर लिया ना।